नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज मुहिम बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए जिनके आबरू को कहीं लूटा जाता है और आबरू लूटने वाले खुलेआम उन बेटियों को और उनके परिवार वालों को धमकाते हैं। आज मुहिम उन बेटियों के लिए जिनके आबरू की कीमत तय करने के लिए बाकायदा पंचायत बैठती है और कीमत तय कर दी जाती है। आज मुहिम उन बेशर्मों का चेहरा बेनकाब करने के लिए जो जनता के प्रतिनिधि होने का तमगा लगाकर घूमते हैं और खुलेआम अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने में उन्हें शर्म नहीं आती। आज मुहिम उन बेटियों के लिए जो आए दिन मनचलों की हरकतों से परेशान रहती हैं, लेकिन पुलिस के पास शिकायत ले जाने से डरती हैं। आज बोलेंगी बेटियां और सुनेगा ये समाज। आज बोलेंगी बेटियां और सुनेगी सरकार। तो जुड़िएगा जरूर पुरवैया मुहिम से, क्योंकि आज बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। तरीके और सलीके की बदौलत जिस सभ्य समाज का हम दम भरते हैं, आज वो सलीका और सहूर सिसकियां भरता दिखाई दे रहा है। शायद तभी कहीं बेटियां दहशत की बेड़ियों में जकड़ती नजर आ रही हैं, तो कहीं उम्र के तकाजे को ताक पर रखकर बेटियों का तमाशा बनाया जा रहा है। थोड़ी देर में आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम रख रहे हैं। वो 4 तस्वीरें सभ्य समाज को हकीकत का आईना दिखा रही हैं। टीवी स्क्रीन पर जरा नजर डालिए। कटिहार में नाबालिग बेटियों की जिंदगी जहालत बना दी गई है, तो किशनगंज में कोख की कीमत 50,000 रुपए आकी गई है। हद तो तब हो गई जब बाप की उम्र के एक सियासतदान खुलेआम शर्मो हया के दुपट्टे को बेपर्दा कर रहे हैं और ठुमके लगाकर आजादी के मायनों को बेमतलब साबित करने पर आमादा है। तफसील से सिसकती इंसानियत की एक एक दास्तां आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कटिहार की बेटियों का दिल दहला देने वाला दर्द। खुद को बचाने की अपील कर रही इस बच्ची की उम्र महज 14 साल है। ये गर्भवती है, इसके साथ रेप हुआ है। संकट इससे भी बड़ा है, अब इसकी जान को खतरा है। हमने गले में चाकू लगा के हमको बेइज्जत किया। वो महज 13 साल की थी, कक्षा 6ठी में पढ़ती थी। उसका रेप हुआ था। वो गर्भवती हो गई थी। अपने अजन्मे बच्चे के साथ वो किसी भी वक्त दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर। ये बच्ची 8वीं में पढ़ती थी। इसका भी रेप कर दिया गया। रेप के बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया और इसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब घर की लड़की है सर, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, हम सबको खरीद लिए हैं। ये 3 बच्चियां बिहार के कटिहार जिले की एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई बयां कर रही है। इनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते, इनके गांव का नाम भी हम आपको नहीं बता सकते, पर जो बात अब हम इन 3 चेहरों के सहारे आपको बताने वाले हैं, उसे सुनने वाला हर इंसान दर्द से कराह उठेगा। वो उसको बोले शादी करने के लिए, बोलता है हम शादी नहीं करेंगे। स्कूल का विद्यार्थी होगा, ऐसा गलत किया तो मेरे साथ में मर काट देंगे। स्कूल भी ना जाते हैं सर।
बिहार के कटिहार जिले में पिछले 1 साल में 12 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ है। रेप की वजह से वो गर्भवती हुई हैं और मौत के मझधार में फंसी हुई है। विडंबना देखिए, ये बच्चियां अपने साथ हुए गुनाह के खिलाफ इंसाफ की गुहार नहीं लगा रही हैं, बल्कि इसे अपनी नियति समझकर अपनी असमय मौत का अनजाना सा इंतजार कर रही हैं। जी न्यूज पर नाबालिग बच्चियों के रेप के बाद मां बनने का खौफनाक सच। बिहार के कटिहार से देश को बेचैन कर देने वाली कहानी। इंसानी मजबूरी और शोषण की विचित्र त्रासदी। हम डर से हम नहीं बोले, तब उसके बाद कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा मामला है और इसी मसले से जुड़ा एक अहम खबर इस वक्त अभी हमारे पास आया है। वाराणसी दौरे के दौरान बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कटिहार रेप मामले में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि पीड़ितों से संपर्क किया जा रहा है, पहले हम दाम्पत्य जीवन उनका बने ये कोशिश करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि पहले हम शादी कराने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को कड़ी सजा देंगे। तो इस वक्त की एक अहम खबर है कटिहार यौन शोषण मामले से जुड़ी, जहां बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का एक अहम बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि आरोपियों के साथ शादी करवाने की पहले हम कोशिश करेंगे, शादी अगर नहीं होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को सजा दिलवाएंगे। तो मुख्यमंत्री साहब की नजर में एक यही निदान सॉल्यूशन दिख रहा है कि पीड़ितों की शादी कराई जाए आरोपियों से, और अगर ऐसा नहीं होता है तब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रघुवंश जी, बिहार के सीएम का ये बयान आया है कटिहार यौन शोषण मामले पे कि हम पहले दोनों का दाम्पत्य जीवन बने ऐसी कोशिश करेंगे। इस बयान को क्या आप सही मानते हैं? मामले से अवगत होंगे सर आप? खतरनाक बात है, जहां अपराध हो रहा है जी, इससे बढ़ करके कोई अपराध होता है, इसके लिए देश ने पॉस्को कानून बनाया जी, तो वहाँ पॉस्को कानून लागू होना चाहिए। तो ये सुलह समझौता करा रहे हैं वहाँ। ये चीफ मिनिस्टर का व्यवहार ठीक नहीं है, ये बयान ठीक नहीं है, एक्शन ठीक नहीं है। इससे इस तरह की घटनाओं में, इस तरह का अत्याचार में वृद्धि होगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम एकदम इनके बयान को और इनकी के द्वारा की गई कार्रवाई को मैं खारिज करता हूँ जी। इससे समाज में और बढ़ेगा इस तरह का अत्याचार। जी रघुवंश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएम के इस बयान से आप बिल्कुल असहमत है, तो क्या आप उचित जगह पे सरकार के कानों तक अपनी इस बात को डालेंगे क्या? रघुवंश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मांझी के इस बयान से आप बिल्कुल असहमत है, तो क्या सरकार के कानों में आप अपनी ये बात डालेंगे? एकदम डालेंगे, हम लड़ेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हम अपनी पार्टी का कमेटी भेजेंगे, वहां जांच करावेंगे, देखेंगे उसको दंड हो, कार्रवाई हो, सख्त हो। जी रघुवंश जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं भी एक लड़की हूं और अगर इस तरीके का मामला जब हमारे सामने आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कभी शर्म भी आती है कि क्या हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जो सभ्य समाज का परिचायक है। भगवान बुद्ध का वचन है, जिस समाज में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित न हो और जिस समाज में बूढ़ों की इज्जत न हो, उस समाज का नाश होता है जी, उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए ये कहीं भी अपराध इस तरह का है तो उसके लिए सख्त कानून देश ने बनाया है, वो सख्त कानून लागू होना चाहिए। इसमें बीच में ये कौन होते हैं, तेल्ला आदमी आ गए, दंपत्य बना रहे हैं। ये जुल्मी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि दंपत्य बनाना चाहिए। बिल्कुल। क्या सीएम से ऐसा बयान कोई उम्मीद कर सकता है सूबे के मुखिया से? क्या महिलाओं का हृदय आहत नहीं होगा इससे, अगर सूबे का मुखिया सीएम ऐसा बयान देगा तो? ये घोर निंदाजनक बयान है इनका। जी,
आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? आप इस मामले के ऊपर क्या चाहते हैं? कोई बड़ी कार्रवाई के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? निश्चय निश्चय, हर स्तर पर हम लड़ेंगे। हम देश पैमाने पर ही सवाल उठाएंगे। देश भर में वी वांट जस्टिस हुआ, जो महिलाओं के खिलाफ जोर जुलूम न हो और उसको कानून बना, आई पंचायती कर रहे हैं। बिल्कुल जी। रघुवंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के बड़े नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, ये फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा है कि सीएम मांझी ने जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय बयान है। ये बयान एक मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्या सीएम मांझी का ये कहना कटिहार यौन शोषण मामले पर कि हम पहले दाम्पत्य जीवन बनाने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तब फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपियों को सजा दिलाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है क्या? महिलाएं इसे एक्सपेक्ट करेंगी? क्या अपराधियों का, आरोपियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा ऐसे बयानों से? हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त पीड़िता जुड़ी हुई हैं कटिहार यौन शोषण मामले की, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ज्यादा कुछ तो हमें इस वक्त आपसे पूछना उचित नहीं रहेगा, लेकिन आप क्या चाहती हैं अपने इंसाफ के लिए? क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप हमें सुन पा रही हैं? और अगर सुन पा रही हैं तो थोड़ा जोर से बोले ताकि हम आपकी बातों को अच्छे से समझ सकें। आप क्या चाहती हैं अपने लिए? क्या कहेंगी? आपको इंसाफ की जरूरत है, दरकार है सरकार से, सभ्य समाज से, क्या कहना चाहती हैं आप? बोल रही हूँ। जी जी बताइए, सुन रहे हैं हम आपको। देखिए 8 क्लास की लड़की 8 में पढ़ते हैं दीदी, 8 में पढ़ते हैं। और राजा का जो भाई है गौरव वाला, स्कूल के जो टीचर है, वही अपने भाई को तहजीब दिया था स्कूल में रहने के लिए। और वो रहते थे यहाँ नहीं रहते, वो रहते थे कटिहार में। उसका भाई हमसे कई बार रात किसी कमरे में आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शुरुआत से लेकर के अब तक आपके साथ क्या क्या हुआ? वही किसी कमरे में घुसा के जबरदस्ती छुट्टी के बाद स्कूल के रूम में घुसा के छुट्टी के बाद हमसे कई बार क्या मुस्लिम राजा को बोले सर आपका भाई ऐसे किया, तो मुस्लिम राजा बोला कि जो कर रहा है मेरा भाई सब सही कर रहा है। फिर उसका भाई कई बार हमसे प्रेग्नेंट रह गए 4 महीने के, बड़े सर शादी करा दीजिए। तो मुस्लिम राजा बोला कि शादी 8,000 कर लो तो अपना बच्चा गिरा लो, जो करना है जाके कर लो, तुम कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब स्कूल का पैसे से सब हम खरीद लिए हैं, जो करना है जाके जहाँ जाना एसपी है, जहाँ जाना एसपी महिला का जो एसपी है दीदी, तो 4 में से 3 आदमी का नाम काट के हटा दिया है और बोला कि जाओ ना तो घर केस उठा, एक आदमी केस उठा लेना तो तुमको घर से उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, घर में तरह आग लगा देंगे, जो करना है जाके कर लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब खरीद लिए, मेरा कोई कुछ नहीं जुड़ा सकता। रोज धमकी घर में आके दे रहा है सर, रोज बोल रहा है कि तुम केस रहो, तुमको मार के फेंक देंगे दीदी। हमको इंसाफ चाहिए दीदी, गरीब घर की लड़की है, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मार जाएंगे दीदी। इंसाफ चाहिए। दबंगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, क्या आपके स्कूल के शिक्षक भी इस पूरे मामले में उतने ही आरोपी हैं? जी वसीम राजा चिन्ना नाम उसका बाप है टुल्लू हुसैन। हमने कई बार किया था, बोले सर ये किया था, हमको इंसाफ दे देगा तो हम मर जाएंगे। आप पुलिस के पास गई थी कंप्लेन दर्ज करने के लिए कि आपके साथ इस तरह की घटना लगातार बार हो रही है? जी हम साथ यहाँ गए, डीएम साथ के पहुँच गए, कोई कुछ नहीं कर रहा दीदी। अब तक पुलिस तक भी नहीं आया इसके घर में। जब आप गई उनके पास अपनी शिकायत लेके तो उन्होंने आपको क्या कहा? हम बोले उसको तो बोला 8,000 रुपये तो हमने बच्चा गिरा लो, कोई कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। बोले नहीं शादी कराएंगे, शादी करेंगे तो हम गरीब घर की लड़की है दीदी, जो जिस पेड़ का दाना मिलता है वही खाते हैं। हम इंसाफ से हम इसके लिए करना चाहते हैं, उसको सजा देना चाहिए। जी, आपके परिवार के साथ भी दबंगों ने, उन आरोपियों ने मारपीट की, बुरा सलूक किया? जी, और हम मम्मी लोग सबको डराता है, धमकाता है कि वो कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल आपकी बातें सबको धमकी दे रहे कि जान से मार देंगे, आग लगा देंगे घर में। अब जब हमने आपका ये पूरा मामला दिखाया है तब क्या पुलिस के कोई अधिकारी, कोई भी शख्स आपके पास पहुंचा है आपका हालचाल जानने के लिए और आपको ये आश्वासन मिला है कि आपको इंसाफ मिलेगा?
हमको इंसाफ चाहिए सर, हम कुछ ना, हमको सिर्फ इंसाफ दिला दिया ना, हम मर जाएंगे, इंसाफ चाहिए हमको। जी, आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से? लोग सजा देना चाहिए फांसी का। जी, उन आरोपियों के लिए कैसी सजा आपके नजर में? हमको तो इंसाफ चाहिए सर, कुछ ना, हमको उन आरोपियों के लिए कैसी सजा आप चाहती हैं? इस वक्त सभी आपको सुन रहे हैं, सरकार भी आपको सुन रही है। कैसी सजा उन दहशतगर्दों को, आरोपियों को मिलनी चाहिए? एसपी तो हमको डांट के भगा दिया दीदी, कोई कुछ नहीं कर रहा। एसपी डीएम सब जो है सब हमको डांट के भगा देता, सब यहाँ गए हैं जी, डीआईजी के पास भी गए हैं, कोई कुछ नहीं, सब डांट के हमको भगा देता है दीदी। आपकी और भी सहेलियां हैं, और भी दोस्त हैं जिनके साथ दबंगों ने इसी तरीके की करतूत की है? ये तो छुट्टी के बहुत होता था। आपकी और भी सहेलियां हैं जिनके साथ आपके जैसा ही सलूक किया है दबंगों ने, आरोपियों ने? जी, कितनी कुल ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अब तक अपनी आवाज नहीं उठाई आपकी तरह? केसेस किए तो कुछ नहीं हो रहा है दीदी, सब केस के ऐसे ही हर स्कूल में हो रहा है दीदी, सोशल मीडिया कैसे लड़की लोग करने जाएगी दीदी। बिल्कुल, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, आपकी तकलीफ, आपकी भावना को हम समझ सकते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जब जी मीडिया ने सबसे पहले इस बड़े मामले को उजागर किया है तो सरकार भी जागे, प्रशासन भी जागे और पुलिस भी जागे, और आपको इंसाफ दिलाकर हम रहेंगे। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। आप हमारे साथ फोन लाइन पे, कुछ नहीं जाके, बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहेगी, हम आपको भरोसा दिला सकते हैं यहाँ पर। आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल हम ये सुनाते हैं कि कटिहार यौन शोषण मामले पर सूबे के मुखिया ने क्या कहा है, वो सुनना जरूरी है। सुनिए। साथ भी दुष्कर्म हो रहा और बाहुबली लोग वहाँ दुष्कर्म कर रहे हैं। देखिए, बातें प्रकाश में आई है, उन बच्चियों से संपर्क साधा जाता है और ये मामला सब्सटेंटिव होगी जिसके साथ ये घटना घटी है, उससे भी हम लोग संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपस में मिला करके उनका दाम्पत्य जीवन ये करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो कानून के अंतर्गत होता है सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे और ये बच्चियाँ जिन पर दुष्कर्म हुआ है इनको जो भी राहत संभव हो सकेगा हम लोग देंगे। हमारे साथ कटिहार यौन शोषण मामले की पीड़िता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अभी हम जो आपको बातचीत सुना रहे थे वो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बातचीत थी। उन्होंने दरअसल ये कहा है आपका मामला जानने के बाद कि पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि आरोपियों के साथ उन पीड़ित लड़कियों की शादी कराई जाए। क्या अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए इंसाफ के लायक होगा? आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। मैं आपसे एक बार फिर से सवाल दोहराती हूं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कटिहार का आपका मामला जानने के बाद ये कहा है कि पहले हमारी कोशिश पहल ये रहेगी कि हम आरोपियों के साथ, जो आपके साथ हुआ है, जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया है, उनसे आपकी शादी कराई जाए। क्या अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए इंसाफ होगा सही मायनों में? नहीं दीदी, हम उनको सजा देना चाहते हैं। आप आरोपियों से, जो आरोपी हैं जिन्होंने आपके साथ गलत काम किया, उससे शादी करना चाहती हैं? नहीं दीदी, उसको सजा दीजिए, ऐसा सजा दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब है, उसका भी जिंदगी खराब होना चाहिए। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चियों की शादी कराई जाए आरोपियों से। उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि हमें आपकी नसीहत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए? हाँ दीदी, बस हमको इंसाफ चाहिए, उसको सजा दीजिए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी बातचीत आगे हम आपसे करेंगे। तो कटिहार में 3 ऐसे गांव हैं जहां 12 नाबालिग लड़कियों के साथ गांव के दबंगों ने दुष्कर्म किया है। कई महीनों से वो ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन ना पुलिस वहां की जागी, ना प्रशासन जागा। जब जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया तब जाकर के दबाव बना है और उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। एक आरोपी की सिर्फ अभी तक गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान इस बड़े मसले के ऊपर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। उनसे पहले परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ सुमन लाल जी हैं, अध्यक्षा हैं प्रयास भारती की, और दूसरी हमारी खास मेहमान है श्रुति सिंह जी, जो कि अधिवक्ता हैं यानी कि वकील हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल पुरवैया मुहिम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, कहीं मत जाइएगा। बात आज हो रही है बेटियों की सुरक्षा की। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आज हम बात कर रहे हैं कटिहार के 3 गांवों में 12 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है और आज स्थिति ऐसी है कि ये सभी लड़कियां लगभग गर्भवती हैं। जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने उस गांव में पहुंचकर पीड़ितों का दर्द जानने की कोशिश की, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ, ये जो घटना घटी, उसके बाद तुम पुलिस के पास भी गई? जी सर, साथ में जहाँ गए कोई कुछ और किन्हीं के पास गई थी जिनको तुम सुनाई अपना व्यथा? चाचा लोग सुनाए है, जो सब चाचा लोग सब गए पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। गाँव वाले मदद कर रहे हैं कि नहीं? गाँव वाला कोई कुछ नहीं कर रहा है, गरीब का उसी की तरफ है सर, गरीब का कोई नहीं सर। गाँव वाले भी मदद नहीं कर रहे? नहीं सर, कोई कुछ नहीं, सब उसी राजा की तरफ से सब वही बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है सर। मेरा कोई क्या बोलता है गाँव वाला, क्या बोलता है? बोला जाओ जहाँ जाना जाओ, कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरे लगा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जहाँ जाना जाओ, यही बोलता है। गरीब घर की लड़की हम कहाँ जाएंगे सर, पैसा भी नहीं है, पेड़ का दाना मिलता तो वही खाते सर। और क्या करेंगे सर, जिंदगी में जी के नहीं करें, मर जाएंगे सर, इंसाफ दिला दीजिए। नहीं, इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा और हम लोगों की कोशिश भी यही है। ये बताओ कि पुलिस तो मदद नहीं कर रही है? नहीं सर, कोई नेता पहुंचे हैं? नहीं, कोई यहाँ कुछ नहीं पहुंचा, नेता भी नहीं पहुंचे? कुछ नहीं पहुंचे सर। और गांव वाले भी मदद नहीं कर रहे? नहीं, कोई मदद कर रहा है सर, गांव वाला भी मदद नहीं कर रहा है। हम लोग अकेले सर, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर कितना सब मर भी जाएंगे तो जाते जाते रास्ते में मर जाएंगे सर। डॉक्टर कितना दूर रास्ता, वही खराब है इतना रास्ता, कैसे क्या करेंगे सर? आप ही बोलिए सर, कैसे हम क्या करेंगे? ये बताइए कि आपकी बेटी ने सबसे पहले बार आपको कब आके बताया था कि उसके साथ ऐसी घटना घटी? हमको बोली मेरी बेटी के मेरे साथ साथ ऐसे कर रहा था, हम उसको मारबो करे। वो लड़का बोलता है कि वासिम राजा बोलता है कि हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, जो हम जितना हम फेंक देंगे पैसा के पीछे हम बहुत ही कर देंगे, कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब आपकी बेटी और आपके परिवार को धमकी भी दे रहा है? हाँ, पूरा धमकी दिखाता है, बंदूक दिखाता है, और हम जबरदस्ती का वैसा काम किया उसके साथ में। अच्छा, आप इस बच्चे की माँ है, क्या गुजरता है? अगल बगल के लोग कई तरह के सवाल पूछते होंगे। बहुत कष्ट से कर रही है, उसको खाने का ही नहीं, वो ऐसा करके रख दी, कैसे उसका जिंदगी कटेगा? हम गरीब हैं, हम कैसे कुछ करेंगे? मेरा 1 कमाने वाला 10 खाने वाला है। सबके पास में बोलता है कि हम उसको कुछ नहीं कर सके, उसको ये नहीं करेंगे, उसको हम सब जी पैसा के चोट में उसको सब खत्म कर देंगे, जहाँ तहाँ पैसा फेंक देंगे ओके चलते, मगर उसको नहीं लाएंगे। क्या सोचा है आपने अपने बेटी के बारे में? हम यही सोचते हैं मेरी बेटी का जिंदगी को कैसे ही कर दे, सुधार दे। तो वाकई जो यहाँ स्थिति है, जो लगातार हम देख रहे हैं, एक साफ है कि इसके घर वाले इनके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी पीड़ा बता रही है, वाकई गंभीर है कि गांव वालों को जैसा सपोर्ट करना था इन्हें, गांव वाले इसके सपोर्ट में नहीं खड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस अधिकारी हो या फिर जो बड़े अधिकारी हो, तमाम जगह इनके परिवार वालों ने गुहार लगाई, लेकिन अब तक इन्हें और इनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला। तो ये बातचीत सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये लड़की बार बार ये कह रही है कि मैं हर दर तक गई थी, पुलिस के पास गई, गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इस लड़की की एक ना सुनी, बल्कि सभी आरोपी के साथ खड़े हो गए। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुमन लाल के पास आना चाहूंगी मैं। सुमन जी, जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रही थी, इन लड़कियों के मामले जब आपने और मैंने देखे, तो क्या अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे समाज में रहती हूं जहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, नाबालिग लड़कियां, 18 साल भी इनकी उम्र नहीं है और आज ये गर्भवती हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये कुछ अजीब ट्रेंड चल गया है। मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही है कि ये इन छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरीके की ज़बरदस्ती की गाथा लिखी जा रही है, रोज रोज कहानी बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। हमारी समझ में यही बात आती है कि चूंकि जैसे ये लड़की कह रही है कि ये दर बदर भटक रही है, इसके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ, इसके साथ एक अन्याय हुआ, और वो जा रही है कहीं पे कंप्लेन कराने के लिए, इसकी माँ जा रही है, या ये लोग चाह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम कंप्लेन करना चाहते हैं, हम लिखवाना चाहते हैं। आपके सवाल पे इस लड़की ने ये भी कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतनी छोटी सी लड़की है, गांव का माहौल है, जब हमारे मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि पहले उनसे अपराधियों के साथ उन लड़कियों की शादी करवाने की कोशिश की जाएगी। मैं तो दाद देती हूँ इस लड़की की कि कम से कम इसने ये तो रिकॉग्नाइज किया कि वो अपराधी है।
हमारे मुख्यमंत्री से बेहतर सोच रखती है, ये तो हम जरूर यहाँ कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर मुख्यमंत्री ही, देखिए जहाँ का मुखिया जैसा होगा वो राज्य या देश वैसा होगा। तो हमारे मुखिया ये कहते हैं कि अपराधी ने अपराध किया है, उसको एक लड़की की जिंदगी उसके हाथ में दे दो, उसको नवाजो इस बात से कि उसने अपराध किया है, उसको उसके बारे में रिवॉर्ड करो, क्योंकि उस लड़की की जिंदगी उसको सौंप। बिल्कुल, इन लड़कियों की तारीफ हम भी यहाँ करना चाहेंगे कि बहादुर लड़कियां कम से कम सामने आई और इनके साथ जो बीती है उन्होंने ये पूरी व्यथा बताने की हिम्मत की। श्रुति जी, सुमन लाल जी बता रही थी मुख्यमंत्री साहब का जो बयान आया है, बयान से ही शुरुआत करते हैं। बयान को कैसे देख रही हैं आप? क्या एक्सपेक्टेड था सूबे के मुखिया से ऐसा बयान? देखिए, अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने कुछ मैंने 2 साल पहले निर्भया कांड को देखा, पूरे देश की स्थिति देखी और बाद में जो कानून में बदलाव आया उसमें यही है कि जो ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं उनको भी सजा होनी है। ये क्लियर कट केस है जहां पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जवाबदेही नहीं निभाई, कानून बन चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी बात में फंसते हैं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसके उलट उन्होंने बयान दिया। एक बड़ा सवाल यहाँ पर श्रुति जी ने उठाया है। इन्होंने दरअसल ये कहा है कि जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है, जो कानून उसके तहत बने थे निर्भया कांड के बाद, उसमें यह है कि अगर किसी से कार्रवाई की उम्मीद है, खासकर वो जब सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, और अगर वो कार्रवाई ना करने के बजाय नसीहतें देता है तो उनके खिलाफ भी सजा है। ये मुख्यमंत्री नहीं, एक्चुअली पुलिस ऑफिशियल्स और कलेक्टर। तो पुलिस ऑफिशियल्स और कलेक्टर अगर किसी मुख्यमंत्री के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका क्या सोच होगा अगर जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं हम जो है पहले शादी करेंगे, उसके बाद अगर नहीं ऐसा होता है तब हम जाकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा दिलवाएंगे। ठीक है, सुमन जी, पीड़िता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, आप उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत बहादुरी से अपनी बात ये रखी है, तो क्या आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर रही हैं कि आप आगे भी, अब कम से कम ये जब जी पुरवैया ने आपकी बात ये उठाई है तो आप कृपा करके दोबारा से जाएं पुलिस के पास, और हम लोग भी अपनी बात रखते हैं यहाँ पे कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए, दोबारा जाएं, और यदि दोबारा इनकी बात, क्योंकि एफआईआर होना चाहिए उसके ऊपर, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है पूरे मामले में, नहीं, लेकिन बाकियों की भी होनी चाहिए ना। ठीक है, जब ये खुल के आ रही हैं तो इनको, दूसरी बात कि इन्होंने ये भी कहा है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो जीतन राम मांझी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि उनको जो भी हर संभव सहायता होगा किया जाएगा। तो इन लड़कियों की सहायता, ये सहायता आप सुन रही हैं सुमन लाल जी जो आपको कह रही हैं? ये आप मुख्यमंत्री जी से सहायता मांगिए, वो कह रहे हैं कि आपको सहायता करेंगे, तो आप कृपा करके सहायता मांगिए। आप सरकार से कोई सहायता मांगना चाहती हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं? आप सुन रही हैं हमें? आर्थिक मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहती हैं आप सरकार से, बताइए? मदद इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, खाने का पैसा नहीं है, यही इनकी मदद होगी। सरकार अगर आरोपियों को सजा दिला दे तो इससे बड़ी मदद कुछ नहीं होगी। श्रुति जी, उसको पैसे की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। श्रुति जी, आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं पीड़िता से? नहीं, बहुत बड़ी बात है कि पीड़िता इतने मेरे पास इज्जत बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब मेरा इज्जत बर्बाद हो गया। सम्मान से जिंदा रहना चाहती है पीड़िता, जो उसका राइट है इस देश में रहने के नाते। और सबसे बड़ी बात है कि कानून रहते हुए कानून की धज्जियां लगातार उड़ रही है, लोगों तक पहुंच नहीं है। जो भी हम लोग मीडिया में रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और जिस सेक्शन में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सेक्शन बने हैं जिसमें कि जो ऑफिशियल्स की जवाबदेही है, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, इन लोग अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो इनको भी 6 महीने का सजा होगा। ठीक है श्रुति जी, अभी कुछ देर पहले पीड़िता बता रही थी कि ये अपनी शिकायत लेके डीएम के पास, पुलिस के पास भी गई थी, तो पुलिस ने ये नसीहत दी कि अबॉर्शन करा लो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या अगर ये पहचान कर दे कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था? तो देखिए, स्थिति अभी बहुत नाजुक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों तक कोई कानून की पहुंच नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है। उस जगह सजा क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया के वजह से एटलीस्ट वो लड़की कम से कम लोगों के नजरों में आ गई। सरकार कम से कम चाहेगी अपने आप को बचाएं जी, जो हम लोग देखते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है? जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। जी हाँ।
बोलिए। आप लोग पे पूरा भरोसा है दीदी, हमको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। दिलाइएगा दीदी, आप लोग ये दिलाइएगा इंसाफ हमको, आप लोग का भरोसा है, आप लोग पर हमको भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी। मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, पूरा जी मीडिया इंसाफ नहीं दिला सकता जी, आपकी मदद करेगा। कोई इंसाफ हमको दिला नहीं सकता जी। उन लड़कियों के इंसाफ दिलाएंगे तो आप ही लोग दिलाएंगे इंसाफ। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहेगी। मैं आपको कम से कम ये आश्वासन दे सकती हूँ। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है, उनके ऊपर जो बीती है खुलकर सामने वो नहीं आई है बोलने के लिए? चलिए, लगता है वो अभी हमें नहीं सुन पा रही हैं। क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उन लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे, जैसे आपने अपनी बहादुरी दिखाई है, अपनी आप बीती आपने हमारे सामने रखी, और तब से हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, आपको इंसाफ मिले, लेकिन कुछ ऐसी भी लड़कियां आपकी सहेलियां हैं जो अब तक चुप बैठी हैं, उनको क्या कहेंगी आप? उन सबको भी इंसाफ मिलना चाहिए दीदी जी। उनको मांगना भी तो चाहिए बेटा, उसका भी इंसाफ हमको मिलेगा, उसका भी इंसाफ मिलेगा दीदी। ठीक है, ऐसा है। हम तुमको एक बात और कहना चाहते हैं। सुमन जी आपसे कुछ कह रही हैं। सुमन जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो सामाजिक संस्था चलाती हैं, आप जैसी ही लड़कियों के लिए वो बहुत नेक काम करती हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। सुमन जी बोलिए। आप जा करके पहले अपनी सुरक्षा की गुहार लगाइए बेटे, जाके थाने में बोलिए, और नहीं होता है तो आप मुख्यमंत्री दरबार में आकर के बोलिए, या वहाँ डीएम का दरबार लगता होगा। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए सबके पास गए, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। अब करेंगे लोग, अब मीडिया में ये बात आई है ना, डीआईजी के पास गए, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, आपसे बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी। सुमन जी जो सवाल, एक बार और जाइए, इनको यही बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बातचीत लगातार जारी है। सुमन जी, श्रुति जी हमारे साथ बनी हुई, और पीड़िता भी जिसके ऊपर बीती है ये पूरी घटना, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पुरवैया मुहिम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आज किस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं और किस पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बार बार बात कर रहे हैं, ये आप सभी जान रहे होंगे अगर ये प्रोग्राम आप शुरुआत से देख रहे होंगे कार्यक्रम को। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुमन लाल और श्रुति सिंह, और पीड़िता जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। श्रुति जी, आपसे मेरा सवाल, ये लड़की जो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है, ये चाहती है कि उन आरोपियों को, उन दहशतगर्दों को सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, तो उन आरोपियों के लिए कानून के तहत क्या सजा है? देखिए, कानून के तहत जो सजा है उसमें पुलिस ऑफिशियल्स की जवाबदेही थी जो कि नहीं निभाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही थी, नहीं निभाई गई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि कानून रहते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने कानून के उलट जवाब दिया। अगर एफआईआर हो गई है, उसके बावजूद मुझे जो 10-15 साल का पटना का, बिहार का अनुभव है, उसमें मैंने देखा है कि एफआईआर को ऐसा तोड़ा मरोड़ा जाता है, विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस स्थिति में आज तक जितने भी 376 के केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें एक्चुअली कुछ दिन के बाद विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं रहने के, विक्टिम को हॉस्टाइल होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जी। ये कहानी है। 10-10 साल रेप के केसेस चलते हैं, और कुछ दिनों के लिए अभियुक्त को जो है परेशानी होती होगी, लेकिन फाइनली ऐसे केसेस में मैं जो देख रही हूँ पटना में आज भी 15 साल से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, कुछ होता नहीं है। ये सच्चाई है। पूरा मामला रिपोर्ट आप सर्वे करके केसेस को देख सकती हैं। ये मैं वो दो बड़ी बातें हैं यहाँ पे। एक तो पहली बात ये कि इन लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटना हुई है, ये किसी त्रासदी से कम नहीं है, और यही है काला सच। जिस विकास की बात हम करते हैं देश की, हमारा देश अब विकसित हो रहा है, ये काला सच है और ये सही आईना दिखाता है। जहाँ लड़कियां महफूज नहीं है, जहाँ लड़कियों के साथ ऐसी घटना होती है, शर्मनाक घटना होती है, वो देश क्या विकास करेगा। हमारे साथ पीड़िता फोन लाइन पे जुड़ी हुई है, उनसे हम कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे। आपने अपनी आप बीती हमें बताई है, आप बार बार ये कह रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। क्या कहना चाहेंगी आप आखिर में? आखिर में मैं यही कहूंगी कि दीदी आप लोग उसको सजा दिलवाए, कड़ी से कड़ी। मेरे साथ जो घटना घटा है
वो दूसरी लड़की के साथ नहीं घटना चाहिए। हम बहुत अरमान लेके स्कूल गए थे पढ़ने के लिए कि मेरा बाप माँ गरीब है, पढ़ लिख के मास्टर बनेंगे, घर में पालन पोषण बाप माँ का करेंगे, लेकिन मेरा सारा सपना उसी स्कूल में चूर हो गया। और मैं चाहती हूँ कि ये घटना किसी और गरीब लड़की के साथ नहीं घटे। ये सारी घटना से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। समाज वाला नीचा नजर से देख रहे हैं, सब यानी कि मजाक तरह का उड़ाते हैं। हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं, यही लगता है कि शर्म से मर भी जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा आप कभी मत सोचिएगा, हम सभी आपके साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिले। और आपकी एक बार फिर से मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगी कि आपने अपनी बहादुर होने का परिचय दिया है। आप घर से निकली हैं और आपके खिलाफ जो होता रहा लगातार, उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई, हम सब तक पूरे मामले को पहुँचाया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। श्रुति जी, सुमन लाल जी भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी चाहती हैं आपके लिए कुछ करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों करना चाहेंगे और आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। लगातार जी पुरवैया इस मुहिम को छेड़े हुए है और इस पर बने रहेगा, आपको इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट देता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद है इन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाने का और हम दिला कर रहेंगे। आपका भी सहयोग चाहिए इसमें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।